सभापति महोदय, बजट पे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि मेरा विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के सरहद के ऊपर है। वो 3 जंक्शन है, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा है। लंबे समय तक एडीजे कोर्ट की मांग थी, डीटीओ कार्यालय की मांग थी, एक स्टेट हाईवे की मांग थी, 2 पीएससी को सीएससी करने की मांग थी। मुख्यमंत्री जी ने जन भावनाओं को देखते हुए उसके लिए धन्यवाद। और माननीय यातायात मंत्री बैठे, इनका भी धन्यवाद। डीटीओ दफ्तर खुलवाने में जो उन्होंने मदद की, इनका भी धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का तीसरा बजट है और सारे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजस्थान में वित्तीय संकट है और वे वित्तीय संकट राजस्थान की जनता ने नहीं क्रिएट किया, वो वित्तीय संकट हिंदुस्तान की सरकार ने क्रिएट किया। ये पूरा देश जानता है इस बात को। किस तरीके से जीएसटी का जो फार्मूला ये लोग लेके आए, आधी रात को देश में कानून पास हुआ पार्लियामेंट में, और जब जीएसटी लागू करने की बात थी, जब यूपीए की दिल्ली में सरकार थी तो 18% कंसेंसस हुआ था ऑल पार्टीज मीटिंग के अंदर। लेकिन इन लोगों ने धोखा करके जब इनकी सरकार आई, उस 18% पे 28% कर दिया। और ये इस सोच के साथ, इस मिथ के साथ कि जो फेडरल सिस्टम है इस देश का, उस फेडरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का इट वाज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। और इन्होंने पूरे फेडरल सिस्टम को थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कंट्रोल करने का प्रयास किया, जिसका खामियाजा दिल्ली की सरकार भी भुगत रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी भुगत रही है। लेकिन ये अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाई और ये सरकार अल्टीमेटली राजस्थान के जो ओजस्वी मुख्यमंत्री है, एक विवेकशील मुख्यमंत्री है, संकल्पशील मुख्यमंत्री ने एक ऐसा बजट पेश करके इनको थोड़ा सा शीशा दिखाया है। और आज ये होते तो निश्चित तौर पे इस बात को महसूस करते कि वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने बहुत शानदार बजट किया है। माननीय सभापति महोदय, हिंदुस्तान किसानों का देश है। इसकी 52% आबादी इस देश की खेती पर निर्भर है। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान में आए थे तो पहली बार वो चंपारण गए। उन्होंने इस बात को उल्लेख किया अपने भाषण के अंदर कि अगर गांव का विकास होगा तो किसान के माध्यम से विकास होगा, अगर गांव कमजोर होगा तो हिंदुस्तान पहले कमजोर होगा। उसी को चरितार्थ करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पहली दफा अलग से किसी बजट पेश करने का जो इरादा जाहिर किया, सदन में जो घोषणा की है, वो ऐतिहासिक घोषणा है। आने वाली जनरेशन, हिंदुस्तान का किसान इस बात को महसूस करोगे कि ओजस्वी मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है। एक तरफ तो अलग से बजट की घोषणा हो रही है और दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार ने जो रेल का बजट अलग होता तो उसको ही बंद कर दिया गया। और आज रेल की क्या स्थिति है सारा देश जानता है। जो रेल 1958 में प्राइवेट थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस रेल का नेशनलाइजेशन करके इस देश के लोगों को रोजगार दिया और आज रेल में 15 लाख लोग काम करते हैं। ये सरकार की रणनीति, बड़े बड़े उद्योगपतियों को रेल को देने का एक रणनीति का पार्ट था, जिसका रेल के बजट को खत्म करके इन्होंने समावेश कर लिया आम बजट में। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक अलग से उदाहरण पेश किया है और किसान की पीड़ा को समझा है और इस बात को, दर्द को महसूस किया कि दिल्ली की सरहद पे किसान बैठा हुआ है, अपनी मांगों को लेके बैठा हुआ है। लेकिन राजस्थान की सरकार ने 2 महत्वपूर्ण, एक स्पेशल सेशन बुला के 3 महत्वपूर्ण बिल पास करके साथ साथ पूरा बजट जो कृषि को समर्पित किया, ये कि एक मिसाल कायम की है राजस्थान के मुख्यमंत्री से। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि माननीय सभापति महोदय, हिंदुस्तान के अंदर औसतन किसान की परिवार की आय 20,000 रुपए के आसपास है, जो 1700 रुपए महीने के हिसाब से बनती है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने हिंदुस्तान के किसान की हैसियत 6,000 रुपए साल की मांगी है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती सरकार के लिए। अगर थोड़ा बहुत भी इस साल संवेदनशीलता का अर्थ है इस बात का, दिल्ली की सरकार इस बात को समझती है कि 6,000 किसान की हैसियत एक मजदूर से भी कम हैसियत से किसान को आका गया है, जो देश का अन्नदाता है, जो सबका पेट भरता है, हिंदुस्तान की सरहद पर लड़ता है। इस तरीके से बेइज्जत किसान को किया है। मैं आप सदन के माध्यम से मैं सरकार को, दिल्ली की सरकार को संदेश देना चाहता हूं कि या तो इरादा बदल दे, नहीं तो इस आने वाला जो समय ना तो आपको माफ करेगा, ना आने वाली आपकी पीढ़ी को माफ करेगा। इस पे विचार करें, ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, 98% किसान पंजाब का आज कर्ज के नीचे, 98% किसान पंजाब का कर्ज के नीचे है। ये जानकारी मेरी नहीं है, ये भारत की संसद की जानकारी है। 98% 12.60 लाख करोड़ का कर्ज है टोटल कृषि के ऊपर, टोटल कर्ज है।
10.3 लाख करोड़ बैंक के डिफॉल्टर हैं टोटल, जिसमें से 3.6 लाख करोड़ अकेला कॉर्पोरेट घराने का कर्जा जो डिफॉल्टर हो चुके, जो एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया है। एक तरफ तो किसान के कर्जे की बात है और दूसरी तरफ दूसरे उन कॉर्पोरेट हाउसेज के कर्जे की बात। आप तुलना करके देख लीजिए सरकार की किसान के प्रति क्या नीति हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने 20,89,000 किसानों का 8,000 करोड़ से ज्यादा हमने कर्जा माफ किया, जो हमारे घोषणा पत्र में भी था, हमारा कमिटमेंट भी था किसान के साथ, जिसको हमने पूरा किया। पिछली सरकार का जो पेंडिंग 6,000 करोड़ रुपए था वो भी हमारी गवर्नमेंट ने दिया है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? अगर आज बैठे होते तो मैं इनसे चर्चा इस बात की करता, मैं इनसे पूछता सवाल इस बात का कि आप बार बार किसान के कर्जे माफी की बात करते हो, सरकार पे आरोप लगाते हो कि कांग्रेस की सरकार ने कर्जा माफ नहीं किया, अशोक गहलोत की सरकार ने कर्जा माफ किया। पिछली सरकार का 6,000 करोड़ तो हमने माफ किया आपका। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, कुल 14,000 करोड़ रुपए का जो कृषि का ऋण था वो हमने माफ किया है। माननीय सभापति महोदय, 2012-13 में हमने ब्याज युक्त फसली ऋण की योजना को लागू किया। कृषक कल्याण को उसकी हमने घोषणा करी, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना हमने लागू की। मिनी फूड पार्क, मेगा पार्क कृषि और किसान के लिए अलग से बिजली कंपनी की भी घोषणा राजस्थान सरकार ने की। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि सही मायने में अगर किसान की पीड़ा है, अगर कोई समझता है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समझते हैं, जिन्होंने सदन के पटल पे सारा बजट में सारी बातों का समावेश किया है। माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से 108 की तर्ज के ऊपर सारा सदन, सारे हमारे वक्ताओं, पूर्व वक्ताओं में भी चर्चा करी है, हमारे पशुधन को बचाने के लिए 102 मोबाइल वेटरी वैन सेवा की जो व्यवस्था करी वो बिल्कुल सराहनीय है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। उसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, ये बजट किसान के साथ साथ समाज के तमाम वर्गों के लिए बजट है। इसमें उद्योगपति का भी ध्यान रखा गया है, इसमें मजदूर का भी ख्याल रखा गया है, व्यापारी का भी हमने ख्याल रखा है, नौजवान का भी ख्याल रखा है। इसी राजस्थान की सरकार ने जो निरोगी राजस्थान का जो एक मुख्यमंत्री जी का सपना था, जो पिछले सत्र में हमने जो पेश किया था, 7 तारीख को 2 हमारे कोरोना के पेशेंट थे राजस्थान में, 2, और दोनों इटालियन नागरिक थे जिनका इलाज पूना में हुआ था। मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा करी थी, स्वास्थ्य मंत्री जी सदन में चर्चा करी थी कि निरोगी, हम राजस्थान को निरोगी बनाएंगे, और 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी हमने की थी। और 1500 करोड़ की व्यवस्था के माध्यम से आज राजस्थान में जो चिकित्सा का जो ढांचा, हमारा स्वास्थ्य का ढांचा, उस ढांचे को हमने ठीक करने का प्रयास किया। माननीय सभापति महोदय, ये कितना बड़े सपने की बात है। जिस तरीके केंद्र सरकार ने राइट एजुकेशन का जो अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन का, नरेगा का हमने अधिकार दिया, रोजगार गारंटी का अधिकार दिया, उसी तरह के ऊपर राजस्थान के मुख्यमंत्री राइट टू हेल्थ का बिल लाने की जो बात करी है, निश्चित तौर पे एक मील का पत्थर साबित होगी राजस्थान के लोगों के लिए। मुख्यमंत्री जी मैं बधाई देना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, 3,500 करोड़ रुपए का हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू हम लोगों ने करने की जो लागू होंगे। महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, 5 लाख वार्षिक 5 लाख रुपए तक का व्यक्ति 850 रुपए में इलाज करा पाएगा, बीमा कवरेज हम लोग दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए जहां आर्थिक स्थिति सारा देश जानता है किस तरीके हमारी आर्थिक स्थिति है, लेकिन मुख्यमंत्री बड़ा दिल दिखाते हुए जो फैसला किया है, ये महत्वपूर्ण फैसला है। ये माननीय सभापति महोदय, सारी जो मॉडल सीएससी की जो कल्पना की गई है, मॉडल सीएससी का मायना कि सीएससी लेवल पे आपकी डिजिटल एक्सरे मशीन होगी, आपकी सारी जांच होगी, 56 प्रकार की सारे इलाज होंगे। ये भी बहुत बड़ा सपना है राजस्थान के अंदर। जो हमारे जो 400 ब्लॉक है, 400 ब्लॉक के अंदर सीएससी में मॉडल सीएससी बनती है, राजस्थान में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करने में मदद कर पाएंगे। दूसरी, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि युद्ध के लिए, शुद्ध के लिए जो युद्ध की जो हमने एक स्कीम चालू करी थी पिछली सरकार ने, जब मुख्यमंत्री 2013 से 18 के बीच में जब थे, तो शुद्ध के लिए युद्ध जो चालू किया गया था, उसमें हमारा जो मिलावटी जो सामान हमारी खाने पीने की चीजों मिलता था, उस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया था। और समय समय पर सरकार, जब त्योहार का सीजन आता है, होली का, दिवाली का, ईद का, उस दौरान सरकार कोई ना कोई योजना चालू करती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम अलग से डायरेक्टरेट बना रहे हैं ताकि पूरे साल इस पे चौकसी रख सके, पूरे साल हम इस पे काम कर सके। ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। ये वास्तव में घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी आयाम बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं इस बजट के अंदर। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं जाऊंगा कितना पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद में 1952 के बाद में ये पहला बजट है राजस्थान सरकार का कि शिक्षा के बजट में इजाफा किया गया हम लोगों ने, और शिक्षा को सरकार का महत्वपूर्ण अंग माना है।
प्रदेश का महत्वपूर्ण अंग माना हमने शिक्षा को। और राजस्थान सरकार का पिछली बार जो जिला लेवल पर अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलने की जब चर्चा थी, हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पे पायलट प्रोजेक्ट के दौरान एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला था। हमारे सामने वाले साथी बैठे थे, मजाक करते थे कि राजस्थान में किस तरीके से ये कामयाब हो सकता है, जहां हिंदी में पढ़ाई जाती है। लेकिन राजस्थान का जो स्टूडेंट है, जो लेबोरियस हमारे विद्यार्थी हैं, आज हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है। इस जरूरत को महसूस किया गया। आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरीके से ई गवर्नेंस की बात की जा रही है, अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था। राजस्थान सरकार ने पिछली दफा ब्लॉक हेडक्वार्टर के ऊपर एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला गया। इतना शानदार, इतने सक्सेसफुल हमारे स्कूल खुले हैं। आज वहां एडमिशन के लिए लाइन लगी जा रही है। उसी तरह पे राजस्थान मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने आने वाला पीढ़ी, आने वाला राजस्थान एक पढ़ा लिखा राजस्थान होगा, जिसका हिंदुस्तान में, दुनिया में नाम करेगा। आपने अंग्रेजी मीडियम का स्कूल का जो फैसला किया 5000 की आबादी के ऊपर, वो फैसला किया। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान की 11000 ग्राम पंचायत, मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप फैसला करें सरकार कि 2023 से पहले 11000 ग्राम पंचायतों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुले, ताकि इस राजस्थान के शिक्षा के ढांचे में अमूल चुमूल परिवर्तन हम कर सके और इस देश में एक एग्जाम्पल सेट कर सके। राजस्थान की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कितनी गंभीर है। माननीय सभापति महोदय, नए 600 संकाय खोलने की बात करिए, कृषि संकाय की बात करिए। एक तरफ तो अलग अलग से कृषि का बजट आ रहा है, और दूसरी तरफ हम साथ साथ कृषि के हमारे जो विद्यार्थी है, कृषि वैज्ञानिक को जनरेट करने का सरकार ने 600 जो निकाय खोलने का जो फैसला किया है, वो महत्वपूर्ण फैसला। इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना हूं। हायर एजुकेशन में नए विद्यालय खोलने की बात करी है। ये कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ तो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में दिल्ली के सरकार के जो शिक्षा के जो मंत्री हैं, मुझे इस हाउस में कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि पहली दफा हिंदुस्तान का शिक्षा का मंत्री, जिसको ऑक्सफोर्ड का नहीं पता, स्टैनबर्ग का नहीं पता, जो जिसको कैम्ब्रिज का नहीं मालूम है, हायर एजुकेशन का मिनिस्टर दिल्ली सरकार के अंदर है, और वो हायर एजुकेशन की पॉलिसी बना रहे हैं। किस तरह, अगर एजुकेशन पॉलिसी आपने पढ़ी है, नहीं एजुकेशन पॉलिसी, जो माननीय सुभाष गर्ग साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहूंगा उस पॉलिसी को ठीक से पढ़ें। वो इस देश को बर्बाद करने वाली पॉलिसी है, और सरकार को हायर एजुकेशन में बदलाव करने की आवश्यकता है। जब शिक्षा पे चर्चा होगी, डिमांड पे चर्चा, निश्चित तौर में मैं अपना विचार रखने की कोशिश करूंगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने नए महाविद्यालय खोलने की घोषणा करी है। इसके साथ साथ 4 जो कन्या जो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमारे जो साथी, जो हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, उनके नाम पे खोलने की है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, सामाजिक संदेश है। ये विपक्ष के नेताओं के लिए भी संदेश है कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे हमारी पार्टी से कोई व्यक्ति है या नहीं है, लेकिन सबको सम्मान देने के लिए, हमारे साथी को सम्मान देने के लिए एजुकेशन, जो गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए चार जो गर्ल्स खोलने की बात की मुख्य, ये बहुत अच्छा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आईटी के क्षेत्र में राजस्थान। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 1 घंटा बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया जाए। सदन का समय बढ़ा दिया जाए। सदन का समय बढ़ा दिया गया 1 घंटा। माननीय सभापति महोदय, आईटी के क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए हमने RCAT कैट स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी करी है। इससे ये बहुत बड़ा इस प्रदेश के लिए जरूरी था। जिस तरीके से हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं आईटी के क्षेत्र में, ये महत्वपूर्ण फैसला समय को देखते हुए मुख्यमंत्री जी लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र है। और इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, गांव और देहात का बच्चा जब एग्जाम देने के लिए जाता है, उसके पास पैसे की दिक्कत होती है, और मुख्यमंत्री जो फ्री में उनको एग्जाम देने के लिए जो राजस्थान सरकार का जो रोडवेज के माध्यम से जो उनको किराया माफ किया गया, इसके लिए मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि स्पोर्ट्स को भी ध्यान में रखा गया है, और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले घोषणा करी है। एक नए हमने भर्ती किया स्पोर्ट्स के बच्चों को, जिन लोगों ने मेडल हासिल किया है, राजस्थान का नाम किया है, जिनका मेडल का नाम किया है, और जिनको जो आगे बढ़े बच्चे, उनके लिए नौकरी के सीधे तौर पे नौकरी में भर्ती करने की कोशिश की है, ग्रेड फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। और ये तय किया गया है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ब्लॉक लेवल पे मेजर ध्यान सिंह, जो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी से इस देश के, उनके नाम से स्टेडियम बनाने की भी घोषणा करी है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। माननीय सभापति महोदय, डिजिटल यूनिवर्सिटी का सपना लंबे समय तक सरकार देख रही थी, और ये मुख्यमंत्री जी ने डिजिटल यूनिवर्सिटी पे जो अपना फैसला किया है, ये ऐतिहासिक पैसा, मील का पत्थर राजस्थान के लिए साबित होगा। मैं मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के मामले में हमारा खेती, राजस्थान की जनता खेती पर डिपेंड है, और खास करके राजस्थान के ज्यादातर जिले जिनका जो बेसिक जो धंधा खेती पे है, उनका जीवनचर्या
उनकी आर्थिक स्थिति खेती पर आधारित है। अगर पानी होगा तो खेती हो पाएगी। और पिछली जो सरकार थी 2013 से 18 के बीच की सरकार थी, काफी साथी बैठे हैं सरकार के अंदर, आए दिन पानी के लिए धरना प्रदर्शन होता था गंगानगर के अंदर, और गंगा सिंह चौक पे लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे, कभी भाखड़ा के पानी के लिए, कभी गंग कैनाल के पानी के लिए। मुख्यमंत्री जी ने सबका ध्यान में रखते हुए, और हमने चुनाव में वायदा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में हम गंग कैनाल के पानी का स्तर और भाखड़ा के पानी का स्तर और इंदिरा गांधी कैनाल के पानी का स्तर जो पंजाब से हमारा शेर बनता निश्चित तौर पे लेके आएंगे। उसकी रीलाइनिंग के लिए 3,200 करोड़ का प्रावधान पिछले बजट में किया गया था। यह ऐतिहासिक फैसला राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लिया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, इस साल बजट के अंदर 378 करोड़ रुपए की लागत से 49 किलोमीटर लंबाई इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर वितरकों एवं माइनर की को दोबारा से रिपेयर करने के लिए पैसा हमने घोषणा की है। मुख्यमंत्री धन्यवाद इस बात के लिए। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान फीडर, सरन फीडर की रिलाइनिंग के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया इस बजट के अंदर। 250 करोड़ का, 3,200 करोड़ का पिछली बार प्रावधान किया गया था, 250 करोड़ का अब की बार प्रावधान किया। मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। राजस्थान की जनता हमेशा के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऋणी रहेगी, जिसने किसान की पीड़ा को समझा और किसान की रोजी रोटी की व्यवस्था करने में जो महत्वपूर्ण जो योगदान दिया, सिंचाई के पानी को लाने के लिए, उसके लिए धन्यवाद के पात्र है। माननीय सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सेकंड फेज में परियोजना में करने के लिए 2016 में 1,658 करोड़ रुपए 81 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया 2016 में, और वो हमारा जो काम था उरी लाइन का वो हमें पेंडिंग करना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। इस बार वापस मुख्यमंत्री जी ने उसको दोबारा से रिव्यू किया है और दोबारा से हमने उसमें काम स्टार्ट किया है। 3 लिफ्ट योजनाएं हमारी है, चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल बारूपाल और करनी सिंह योजना। 3 लिफ्ट योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, 100 करोड़ रुपए का, ताकि 3 जो लिफ्ट परियोजनाएं हैं हम उनको कामयाब कर सके। हमारा राजगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, इन जिलों को पानी दे सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। खाजूवाड़ा, बीकानेर 135 करोड़ का दोबारा से नहर का रिपेयर करने का काम किया जाना, उसके लिए प्रावधान किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री में सिंचाई की जो योजनाएं हैं, जो ईस्टर्न कैनाल की हमारे पूर्व वक्ताओं ने चर्चा करी थी, ईस्टर्न कैनाल की, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए लगेगा। केंद्र सरकार से बार बार आग्रह करने के बावजूद भी केंद्र सरकार को इस बात की चिंता है, अगर ईस्टर्न कैनाल परियोजना पूरी हो गई तो इसका क्रेडिट राजस्थान के मुख्यमंत्री को जाएगा, दिल्ली का पैसा बेकार चला जाएगा। इस मानसिकता के आधार पर वो इसको नेशनल परियोजना नहीं डिक्लेयर कर रहे। माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व राजस्थान में काम हुए। 660 मेगावाट का छबड़ा में और 660 मेगावाट का क्रिटिकल सुपर थर्मल प्लांट 8वीं इकाई सूरतगढ़ में हमने शुरू की है। राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने बिजली के 2 यूनिट 660 के हमने चालू कर दिए। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, अगर याद करो, बार बार ये लोग कह रहे हैं कि बिजली के दाम कांग्रेस सरकार ने बढ़ा दिए हैं। अगर याद करो 2013 से 18 के बीच में राजस्थान में कितने यूनिट बिजली पैदा होती है, जरा इस बात की भी चर्चा करनी चाहिए। अपने साथियों से निवेदन करना चाह रहा हूं, वो देखें हमने कितनी बिजली पैदा करी है जब कांग्रेस की सरकार रही है। जब कांग्रेस की सरकार रही, बिजली के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व विकास किया है और राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने का हमने प्रयास किया बिजली के क्षेत्र में। माननीय सभापति महोदय, पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना किए जाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, इसके साथ साथ कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बात करते हैं अक्सर लोग, विपक्ष के लोग कहते हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। जब से हमारी सरकार बनी 2 सालों में पहली बार मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अधिकारी हैं, एसपी लेवल पे इंश्योर किया गया है कि प्रत्येक एफआईआर को दर्ज किया गया, लेकिन जनरली ये परसेप्शन था कि साहब ज्यादा एफआईआर दर्ज होने में टाइम बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक फरियादी की बात सुनी जाएगी और एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ साथ राजस्थान के सारे पुलिस स्टेशन के अंदर हमने स्वागत द्वार भी बनाए हैं, ताकि फरियादी अपनी जाके अपने बैठ के अपनी बात कर सके, तो काउंसलिंग की चर्चा वो भी स्वागत कक्ष में बैठ के कर सके। ये काम भी हमारी सरकार ने किया। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, राजस्थान सरकार ने पुलिस के हमारे जो साथी हैं, मकान की बड़ी दिक्कत होती थी उनको, राजस्थान पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन का जो गठन हमने किया था, उसको नया रूप देने के लिए राजस्थान सरकार ने उसका दोबारा से गठन किया है। उसको और ज्यादा उसकी ताकत को बढ़ाया, ताकि हमारे जितने पुलिस के कर्मचारी है जो जगह जगह पोस्टेड होते हैं उनको
रहने में दिक्कत नहीं हो, ताकि आराम से अपनी ड्यूटी कर सके अपने बच्चों के साथ। ये व्यवस्था भी राजस्थान सरकार ने की है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, जो जेलों का जो बुनियादी ढांचा था वो आपके सामने किस तरीके से राजस्थान की जेलों की जो स्थिति थी, हमारे मुख्यमंत्री जी के बढ़ने के बाद में जेलों के बारे में दोबारा से विचार किया गया, दोबारा बैरक्स को ठीक करने की कोशिश की गई है। उनके भोजन की व्यवस्था, उनके शौचालयों की व्यवस्था, 40 खुले हमने बंदीगृह बनाए कैदियों के लिए, 240 आवासों का निर्माण भी हमने किया, 26 कारागारों का निर्माण किया, और प्रत्येक जेल के अंदर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी राजस्थान सरकार करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं। राजस्थान सरकार की भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। यही राजस्थान सरकार है जिसने एसीडी के माध्यम से आप रोज पिछले 2 महीने में अखबारों में पढ़ रहे हो कितने भ्रष्टाचार अफसरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कितने लोगों को जेल में डाले गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज विपक्ष के साथी नहीं है, मैं चर्चा कर रहा हूं। कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। उस आत्मकथा में देश के उपराष्ट्रपति पे 200 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाया, 200 करोड़ रुपए का। उन्होंने कहा मुझे मंत्री पद से इसलिए हटा दिया गया कि जब मैं आरडी मिनिस्टर था दिल्ली के अंदर 200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार था, मेरे पास 200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार था, इसलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा। और एक दिल्ली के बहुत बड़े मंत्री ने मुझे कहा कि आप चुप हो जाइए, इसलिए मैं चुप हो गया। आज मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने भ्रष्टाचार का साथ दिया और आज मेरी स्थिति ये हो गई है, और मुझे एक दूसरे का किसी पर प्रकोष्ठ में डाल दिया गया। ये बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, जिसको शांता कुमार कमेटी, जिसको एफसीआई भंग करने के लिए बनाया गया था, उस मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कल के अखबार के अंदर, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखे हैं। लेकिन राजस्थान के सरकार ने, राजस्थान के मुखिया ने भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए हर चीज की व्यवस्था करी है, और उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस रखेंगे राजस्थान के अंदर, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमने शासन की दृष्टि से पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, उनकी ऑडिटिंग करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए ये एक परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन करने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से पहली जब सरकार थी हम लोगों की, हमने प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग, जिसके तहत हमने करीब हमने जिन लोगों के पास में मकान नहीं थे, जिनके पास पट्टे नहीं थे, हमने 5 लाख पट्टे दिए गए थे। वापस 2 अक्टूबर को ये दोबारा से दोनों अभियान शुरू कर रहे हैं। जिन लोगों के पास पट्टे नहीं है, जो कब्जाधारी बैठे काफी समय से, जिनको अपनी दिक्कत होती है, राजस्थान सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि हम शहर प्रशासन के संग, शहर गाँव के संग का अभियान शुरू करके हम लोगों को उनको पटा देंगे और उनका परमानेंट स्थायी आवास की व्यवस्था करेंगे। माननीय सभापति महोदय, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पिछले 2-3 महीने लॉकडाउन था, वकीलों की वकालत भी नहीं चल रही थी, नए वकीलों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ की व्यवस्था करी है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए। 10 करोड़ की व्यवस्था करना, आप सब, मैं सारे वकील साथियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि पहली दफा मुख्यमंत्री वकीलों के बारे में भी चर्चा की गई, क्योंकि जो नए वकील होते हैं उसके वकालत में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उनको, और उनका ध्यान में रखते मुख्यमंत्री जी ने ये 10 करोड़ की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र है। माननीय सभापति महोदय, शहरी क्षेत्र के अंदर 5 लाख जो स्ट्रीट वेंडर थे, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 50,000 तक का ऋण, ब्याज मुफ्त ऋण देना स्वीकार किया गया हम लोगों ने। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो 10,000 रुपए का ऋण देती है स्ट्रीट वेंडर को, और उस पर भी ब्याज लेती है। ये फर्क है केंद्र सरकार और राजस्थान में सरकार में। एक तो संवेदनशील सरकार, एक गरीबों की सरकार और एक पूंजीपतियों की सरकार, ये दोनों में ये फर्क है। कहा तो राजस्थान की सरकार ब्याज मुफ्त ऋण दे रही है 50,000 का, केंद्र सरकार 10,000 रुपए दे रही है, उस पर भी ऋण ले रही है। वो ये फर्क है राजस्थान और सरकार में। नरेगा के माध्यम से जहां 100 दिन का कार्यक्रम हम लोग काम देते थे, हमारे घोषणा पत्र में था, समाप्त करें, 1 मिनट, हमारे घोषणा पत्र में भी था, अक्सर हम चर्चा करते थे कि कांग्रेस की सरकार बनाओ। लोगों ने कांग्रेस पे विश्वास किया, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पे विश्वास किया। आज वो सपना साकार हो गया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 200 दिन के काम करने की नरेगा में जो घोषणा की, मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, हमने राजस्थान के नौजवानों के लिए 50,000 युवा वॉलंटियर्स का चयन करने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, और वो ये ऐतिहासिक फैसला है। राजीव गांधी युवा कोर ग्रुप बनाया गया, जो 2500 युवा की भर्ती हम लोग करेंगे। माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट लूंगा साहब। सभापति महोदय,
मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ कह रहा है कि जिस तरीके से पिछली सरकार बार टैक्स की बात कर रही है, क्या था आपके पास रेवेन्यू नहीं है, कहां से काम होंगे, कहां से अपने घोषणाएं पूरी करोगे। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, जब पिछली सरकार थी वसुंधरा जी की, राजस्थान में 2500 किसानों की डिग्गी की स्वीकृति थी फाइनेंशियली, और 5700 डिग्गी जाते जाते बढ़ा दी गई, जिनकी पेमेंट आज हमने भुगतान किया, जिसका आज हमने भुगतान किया। और 60-40 के रेशो से केंद्र सरकार का पैसा बकाया, अभी तक केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, वो भी लायबिलिटी राजस्थान सरकार के ऊपर पड़ गई, उसका भुगतान भी हम लोग कर रहे हैं, और हमारी जो पर्यटन की नीति है, पर्यटन राजस्थान में तमाम टूरिस्ट आता है, और टूरिस्ट बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है राजस्थान की सरकार का। हमने 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी है ताकि हमारा पर्यटन का जो ढांचा वो दोबारा से ठीक हो और दोबारा से हमारे टूरिस्ट लोग यहाँ आए। माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा फैसला मुख्यमंत्री जी ने किया है, 50 लाख रुपए तक का फ्लैट एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति लेता है, जिसपे जो ड्यूटी है वो 6% 4% की गई है, इसलिए मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं। इसके साथ साथ जो अफोर्डेबल हाउसिंग जो EWS की स्कीम है, 1% को 50%, 2 को 1% किया गया है, और 10% DLC दर की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है, वो भी हम कम करेंगे। सभापति, मुझे आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आपके माध्यम से जो जींसों के ऊपर आड़त 2.25 रुपए थी, उसको घटाकर 1.75 रुपए कर दिया गया है। सरकार की तरफ सरकार कोई आड़त नहीं दे रही किसी व्यापारी को, ये आड़त लोकल मैनेजमेंट है किसान का। मैं सरकार से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, कृपा उससे पुनर्विचार करें। व्यापारियों का जो गंगा हनुमानगढ़ के जो व्यापारी है, एकमात्र सोर्स है उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था, वो सारे के सारे उजड़ जाएंगे। एक तरफ तो केंद्र सरकार मंडी खत्म कर रही है, वो मंडी खत्म करने की कोशिश कर रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन है कि इस पर विचार करके और इसमें कोई ना कोई समाधान निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रमीला खड़िया।